नवजोत रंधावा, बड़ी खबर सबसे पहले दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हालात की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और ये स्थिति है कि 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं, यानी चिंताजनक बात। हालांकि लॉकडाउन 2 दिन का, बावजूद इसके 3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बेड्स की कमी नहीं है, बेड्स हैं, लेकिन आज खबर जो आ रही वो ये कि 100 से भी कम बेड, और ऐसे में आज की अगर नंबर्स की बात की जाए तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि बेड्स की कमी है। 2 से 3 दिनों में 6000 ऑक्सीजन बेड तैयार कर लेंगे, ऐसा भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस दिल्ली में आए हैं कोरोना के। उसके पिछले 24 घंटे में 24,000 आए थे, उसके पिछले 24 घंटे में 19,500 आए थे। अभी कोरोना के केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं, वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन से हमारी खास बातचीत। डॉक्टर त्रेहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी चीजें इस बार कोरोना 2.0 में हमारे सामने आई है। सबसे बड़ी चीज डॉक्टर त्रेहन कि बच्चों में ये इन्फेक्शन अब सामने नजर आ रहा है। क्या अब भी, जैसे पहले वेव में हम कहते थे कि पैनिक मत करो, क्या अब भी वही स्थिति है या दूसरे वेव में हम बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गए? देखो, ये जो दूसरी आई है वेव, इसकी रफ्तार जो है बहुत चिंताजनक है और इसके बच्चों को भी और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा फैला है। तो ये तो बात पक्की है कि ये वेव जो है ये खतरनाक है। अब पैनिक जो आप लोग सब कहते हैं, पैनिक से तो ऐसा होता है कि अपना संतुलन खो दे आदमी तो पैनिक होता है। सीरियसली लिया जाए और उसको अच्छी तरह से सोच समझ के उसका सामना किया जाए, वो आज के दिन जरूरत है हमें सबको। हर शख्स को ये जरूरत है समझना कि ये बहुत सीरियस मामला है। इससे बचने के लिए साधन बताए गए हैं और सबसे बड़ा साधन जो है वो एक सबसे बड़ा जो हर इंडिविजुअल अपने लिए कर सकता है, जिसका नाम वो अब जनता की लड़ाई भी कहा है, जो जनता का लॉकडाउन भी बोला है। उसमें क्या है कि एक तो आप मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क सारा टाइम पहने। दूसरा, कभी भी घर से बाहर जाएंगे तो आप वो मास्क होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर जो किसी क्राउडेड जगह में जाएंगे, कहीं बाजार में जाना है आपको, तो उसको डबल मास्क करके जाएंगे। हाथों की सफाई रखनी है और डिस्टेंस लोगों से रखना है। अगर जो आप लोग ये 3 चीजों का एहतियात करेंगे तो एक तो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश रहेगी और अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश रहेगी। ये तो एक बात होगी जो ये अब तक एहसास हो जाना चाहिए सबको कि कितनी भयंकर ये वेव है। ये जो सेकंड वेव आई है ये पिछले से डबल स्पीड पे फैल रही है। तो किसी को ये विश्वास नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं होगी, और खास करके युवा को, क्योंकि युवा ने अपने घर में बुजुर्गों को बहुत तादाद में इन्फेक्ट किया है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे हॉस्पिटल में लास्ट टाइम जो थे, अगर जो इतने बुजुर्ग आए थे तो वो कोई 10% थे
आज के दिन 50% लोग बुजुर्ग आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो ये वेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि लोगों ने अपना जो फिक्र था वो खत्म कर दिया, घूमने फिरने लगे, लोगों ने शादियां करानी शुरू कर दी बड़ी बड़ी, वो रिलीजियस इवेंट आ गए, होली आ गई। अब ये सब बातें मिलके इस वेव को और भी बढ़ा रही हैं। जैसे आप तस्वीरें देख रहे हो कुंभ की या इलेक्शंस की, इस सब से ये फैल रहा है और फैलता जाएगा। आज के दिन 2.5 लाख तक पहुंचने की संभावना है कि 2.5 लाख केसेस आज रिपोर्ट होंगे, और ये बड़ी रफ्तार से 3 लाख 4 लाख पे जाके रुकेंगे, ये पता नहीं है। तो इसीलिए जो आपने कहा कि चिंताजनक है कि बच्चों को हो रहा है, ज्यादा बुजुर्गों को हो रहा है, और जिनको एक शॉट लगा है वैक्सीन का उनको भी हो रहा है, क्योंकि कुछ वजह से वो बीच में फंस गए कि सेकंड शॉट अभी लगा नहीं और उनकी इम्यूनिटी पूरी डेवलप नहीं हुई। एक और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि जिन लोगों को दोनों शॉट लग गए, जैसे हमारे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनमें से भी 5-7% को री इन्फेक्शन हो रहा है, बट उनको माइल्ड हो रहा है। जिनका एंटीबॉडी बन गई है उनको होगा भी इन्फेक्शन तो माइल्ड होगा। ये इसके आज के फैक्ट्स हैं हमारे सामने। अब आपने ये पूछा कि भाई हमारी तैयारी है, जैसे पहली बार से हमने जो सीखा था, तो पहली बार जो तैयारी तो थी, पर उससे बहुत सीखा भी हमने, कई सारी दवाइयां भी आ गई, सब कुछ मिला के हमारे रिजल्ट अच्छे रहे। पर क्या हुआ, बीच में जो आंकड़े कम हो गए, सब रिलैक्स हो गए। कंपनीज ने दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग करनी कम कर दी। हॉस्पिटल्स में जो लोग बेचारे जूझ रहे थे 6 महीने 9 महीने से कि उनकी सर्जरी होनी है या उनकी ट्रीटमेंट होनी है, वो नहीं हो रही थी क्योंकि संक्रमण की वजह से, वो सारे बड़े काफी तादाद में आए। तो जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक अच्छी किस्मत की बात है कि हमारे 2 टावर अलग अलग हैं। कोविड टावर हमने अलग किया हुआ है, और जो दूसरा टावर है जिसके अंदर जिन लोगों को इमरजेंसी सर्जरी जो भी, क्योंकि हम करते ही जैसे ब्रेन सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, ट्रॉमा सर्जरी, ऐसी चीजें करते हैं, तो उन लोगों को भी बचाने की जरूरत है। तो आज के दिन ये हर सिटीजन की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपनी पार्टिसिपेशन करें। ये जंग हमको सबको मिलकर लड़नी है। जितनी भी हम कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, अगर जो इस रफ्तार से बढ़ता गया और पब्लिक ने लापरवाही करी, तो इतने बेड्स कहीं भी नहीं है। आपने देखा न्यूयॉर्क सिटी में क्या हुआ था, आपने देखा फ्रांस में क्या हुआ था, इटली में क्या हुआ था। हम नहीं चाहते, आप अभी भी देख रहे हो कि मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। तो ये सब ये हमारे सामने सब तस्वीरें आएंगी अगर जो हम बेपरवाह रहेंगे। हमें सावधानी यूज करनी है, ये हम बार बार कह रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो न्यू म्यूटेशन आए हैं, ये डबल म्यूटेशन आए हैं, उससे भी डर लगता है। अभी तो पूरा डेटा नहीं आया है, पर आ जाएगा। अब इसका दूसरा इलाज ये है कि टेस्टिंग हमें बहुत रैंप अप करनी है और लोगों को आइसोलेट करना है। और तीसरा है वैक्सीन। जैसे आपको पता है कि तीसरी वैक्सीन भी आ गई, और उम्मीद है कि और वैक्सीन भी आने वाले टाइम में आएंगी। अगर तो हम इतनी तादाद में अपनी 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर ले। कि पहली डोज लगा और उसके बाद कोरोना का संक्रमण हो गया। अब ऐसे केस में यानी कोरोना का आपको संक्रमण हुआ है तो एंटीबॉडीज आपकी बन रही हैं, इसमें सेकंड डोज अफेक्ट होता है क्या उसकी टाइमिंग अफेक्ट होती है, या फिर क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है? नहीं, देखो, हमने ये प्रोटोकॉल बनाया है कि अगर जो आपकी एंटीबॉडीज 200 से ऊपर चली गई हैं, एक डोज लगा था आपको, उसके बाद संक्रमण हो गया, तो आप वेट करें। उस संक्रमण होने के बाद उनकी एंटीबॉडीज को चेक कर लेते हैं। अगर जो एंटीबॉडीज 200 से ऊपर ही चलेंगी तो हम डिले कर देते हैं सेकंड डोज। अगर जो वो गिरनी शुरू हो जाती है जल्दी से, तो फिर सेकंड डोज लगेगा उसके 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद। पर ये बात जरूर है कि जिसको हुआ है उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। अब मैं ये बात बता रहा हूं कि जिन लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी हुई, उनको अपनी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 डोज पूरे कर लिए और उसके 2 हफ्ते बाद उनको कोई अगर जो हुई भी इन्फेक्शन,
तो उनको बहुत माइल्ड हुई है, तो इसका फायदा है। इसका मतलब वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिल रही है। तो वो मत करें, जिसकी बारी आ गई है वो तो अपना लगवाएं फटाफट। और अब प्रोडक्शन शुरू हो गई है, काफी बढ़नी शुरू हो गई है वैक्सीन की, तो सबकी बारी जल्दी में आ जाएगी। हमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है, 2 डोज। अगर जो हम इसको आने वाले 2 महीने 3 महीने में खत्म कर लें तो हिंदुस्तान की सारी जो ये आज की हालत है उससे शायद बचाव हो जाएगा। पर एक चीज और मैं बता दूं कि मास्क अभी भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितनी भी इम्यूनिटी है, आपको चाहे ना हो, पर आपके नेजोफैरिंक्स में वायरस आ सकता है, पनप सकता है और लोगों को आप दे सकते हो। तो इसीलिए अभी मास्क मत फेंकें, चाहे आपको कुछ भी हुआ, आपको प्रोटेक्शन पूरी नहीं है और लोगों को इन्फेक्शन नहीं देना है। सो मास्क तो पहनना, मेरा ख्याल है कि अगले साल तक ये हमारे को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो हम इसको ऐसी रफ्तार से निकलने देंगे तो फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी उस वर्कफोर्स पर भी हमें टारगेट करना होगा, यानी 45 प्लस तक अभी वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अधिकतर अपने पेरेंट्स का घर में जाकर ख्याल रख रहे हैं, वो एज ग्रुप तो 30 से 45 के बीच का भी है डॉक्टर त्रेहन। तो क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है अलग अलग वैक्सीन का, और दुनिया में कहीं पर भी किसी भी वैक्सीन को अगर इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल किसी सरकारी एजेंसी ने दिया है तो भारत में उसके लिए रास्ते अब खुल गए हैं। तो क्या उस एज ग्रुप को भी अब टारगेट करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए? मुझे विश्वास है कि जल्द आने वाले टाइम में ही ये खुल जाएगा, क्योंकि अभी हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं 45 और अबव की। आने वाले 2-3 हफ्तों में मुझे विश्वास लगता है कि 40 साल और उससे फिर बाद में सबको ही लगना शुरू हो सकता है, क्योंकि हमें आज के दिन 7 करोड़ वैक्सीन मिल रही है पर महीना। स्पुतनिक के होने से, अप्रूव होने से अब ये कोई 9 करोड़ तक तो पैसे ही पहुंच जाएगी। पर ये विश्वास है कि 1 महीने बाद हमें हो सकता है 10 से 15 करोड़ के बीच में वैक्सीन मिल जाएंगी। अगर जो ऐसा है, हमें 60 करोड़ डोजेस की जरूरत है, तो वो तो हम 3 महीने में फिर खत्म कर लेंगे, क्योंकि आज 11-12 करोड़ तो लग चुका है ऑलरेडी पहला डोज। सो इसीलिए अब उम्मीद है, और गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब सब कंपनी से बात चल रही है कि 3 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। तो इससे अब जो लोग हैं जो इसको उपलब्ध कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट वो तो लगवाएं, कि जितनी जनता को वैक्सीन लग जाएगी उतना ही हमारा बचाव होगा। सो ये हमारे सामने सारी बात बड़ी स्पष्ट है। शहरों में डॉक्टर त्रेहन जो वीकेंड लॉकडाउन है, वीकेंड कर्फ्यू जिसे नाम दिया गया है, या फिर नाइट कर्फ्यूज जो लगभग हर शहर में है, आपके हिसाब से ये काफी है संक्रमण को रोकने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए? ये एक बैलेंस है। नाइट कर्फ्यू में एक फायदा है कि नाइट गैदरिंग जो होती थी उस पे रुकावट आ गई, जैसे बार्स थी या लोग लेट नाइट पार्टीज करते थे, उस पे उतनी तो रुकावट आ गई। अब जो वीकेंड पे है, तो जिसको काम पे नहीं जाना, जिसको कोई जरूरत नहीं है घर से निकलेंगे, वो फैलाएंगे, इसीलिए घर में रहेंगे, तो वो भी अच्छा है, वो हेल्प करेगा। पर ये कंप्लीट चेन को नहीं तोड़ सकता, हमें मिलके तोड़ना है। दूसरी बात यह कि आपने देखा कि जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, उससे हम अभी रिकवर तो कर गए, पर कई लोगों के ऊपर इतनी मुसीबत आई थी और अब भी आ रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन से हर एक को मतलब कुछ डर लगता है, कुछ हिचकिचाहट लगती है। अब अगर जो कंट्रोल नहीं हुआ और करना पड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जान तो बचानी है। सो इसीलिए ये अभी मॉनिटरिंग चल रही है बहुत, मतलब डे टू डे पे। जैसे आपने देखा कि दवाइयां अब फिर मैन्युफैक्चरर्स आनी बाजार में आ गई हैं। ऑक्सीजन की भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली कि भाई ऑक्सीजन को ऑगमेंट किया जाए, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारी ऑक्सीजन यूज होती है, तो वो उनसे ले ली जा सकती है। तो कई साधन सोचे जा रहे हैं इससे कोप करने के लिए। ऑन द अदर साइड, ये जैसे हम आइसोलेट करेंगे, लोकल लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी कि जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं वो जरूर करना चाहिए। पर ये होप, हमारी उम्मीद ये है कि टोटल लॉकडाउन शायद ना करना पड़े, पर इसको रूल आउट नहीं किया गया है, क्योंकि अगर जो ऐसी स्थिति बनी
कि सब चीजें मतलब तकलीफ में आ गई हैं तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। बंगाल के बर्धमान में आज अमित शाह ने चुनावी सभा की और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। 5 चरण का चुनाव हो चुका है दीदी। 5वें चरण के बाद काफी डिमोरलाइज हो गई है। कारण क्या है? 5 के बाद ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 122 से ज्यादा सीटों के साथ दीदी से बहुत आगे है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।